Hello friends, I am Dr. Nisha Agarwal, IVF consultant, Wings IVF Hospital उदयपुर। आज हम IVF में बार बार असफलता के बारे में बात करेंगे। रिकरेंट IVF फेलियर क्या होता है और इसके लिए हम क्या चीज़ें जो हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट या कोई भी कपल जो कि किसी IVF स्पेशलिस्ट के पास आता है तो हम ऐसा मानते हैं कि उस कपल का भावनात्मक रूप से कमजोर होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही निसंतानता की समस्या से जूझ रहा है। ऐसा पेशेंट IVF में वो सारे इंजेक्शन लेता है, वो उस IVF की पूरी प्रक्रिया से गुजरता है और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर उस पेशेंट का IVF फेल हो जाता है तो उसका भावनात्मक रूप से और ज्यादा कमजोर होना स्वाभाविक है। ऐसे पेशेंट्स को डील करना किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी चिकित्सक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो क्या हम इस प्रक्रिया में या इस कंडीशन के अंदर उनकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम IVF में फेल होने वाले पेशेंट को उनके अंदर बेटर ट्रीटमेंट देकर के उनकी सक्सेस रेट को हम बढ़ा सके। जब किसी भी पेशेंट का IVF फेल होता है तो हमें रीअसेसमेंट करने की जरूरत है। हमारे IVF के पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण तक के जो भी IVF का प्रोसेस है उसे हमें रीअसेस करके ये चेक करना होता है कि हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम मानते हैं कि IVF की जो प्रक्रिया है उसमें 2 या 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक गर्भ का बनना यानी बीज का बनना, उसके बाद हम जैसे सॉइल तैयार करते हैं, एंडोमेट्रियम का वातावरण, जो एंडोमेट्रियल की क्वालिटी है उसको हम चेक करते हैं, और हम जैसा बोलते हैं कि एनवायरनमेंट अराउंड इट मींस अगर उस पेशेंट के अंदर किसी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस या एंडोक्राइनल डिसबैलेंस या इन्फेक्शन है तो इन सभी पार्टों को हमें देखना पड़ता है। फिर हम ये पता कर पाते हैं कि इन सभी चीजों में किस चीज के इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और हम कैसे किसी भी पेशेंट को IVF में सफलता दिला सकते हैं। IVF में हम मानते हैं कि एम्ब्रियो का बनना चूंकि एग और स्पर्म पे डिपेंड करता है, तो एग की कंडीशंस, किन ऐसी कंडीशंस के कारण हम मानते हैं कि पुअर ओवेरियन रिजर्व होना, किसी भी फीमेल की एज का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 35 साल से ज्यादा अगर किसी पेशेंट की उम्र होती है तो उनके अंदर अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज होते हैं। ऐसे केस में उनका ओवेरियन रिजर्व कम होने के कारण हमें उनके IVF में या ओवेरियन स्टिमुलेशन में कम मात्रा में अंडे प्राप्त होते हैं, और जो अंडे हमें मिलते हैं वो अंडे या तो बहुत खराब क्वालिटी के हो सकते हैं। तो हमें ये रीअसेसमेंट करना पड़ता है कि क्या उनके एग की क्वालिटी खराब है या क्वांटिटी खराब है। अगर ऐसा है तो दोबारा IVF चालू करने से पहले हमें उन्हें कुछ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने के बारे में बोलना पड़ता है, जिससे कि उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वो कुछ परसेंटेज में इंप्रूव हो पाए। सिमिलरली अगर स्पर्म का जो DNA फ्रेगमेंटेशन है या स्पर्म की जो क्वालिटी है वो खराब है तो ऐसी कंडीशन में हम उनके वो सारे टेस्ट करवा के देखे जा सकते हैं। वैसे हम स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन का रूटीन में टेस्टिंग नहीं करते, पर अगर किसी पेशेंट में स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ड्रिंकिंग की हिस्ट्री है, या वो पेशेंट का लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, तो ऐसी कंडीशन में DNA फ्रेगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में हम उनका TFI या DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट कराकर उन्हें कुछ एंटीऑक्सीडेंट देके कुछ समय तक का हमें गैप दिया जाता है, जिससे कि हम उनके स्पर्म की क्वालिटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर पाए। इस तरह से एग और स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। फिर जो एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस होता है उसके बाद अगर हमें ये लगता है कि बहुत अच्छे एम्ब्रियो पहले हमने ट्रांसफर किए और फिर भी उन्हें IVF में सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि उनका एम्ब्रियो जो है वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है या उनमें एन्यूप्लॉइडी के चांसेस ज्यादा है।
ऐसे पेशेंट्स में अगर वो यंग पेशेंट है और उनका 1 या 2 बार ही आईवीएफ फेल हुआ है और हम अगर उनके एम्ब्रियो हमारे पास और पड़े हैं तो रिपीटेटिव ट्रांसफर इज द आंसर, यानी हमें उनके बचे हुए एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर उन पेशेंट्स की एज ज्यादा है या उन पेशेंट के अंदर पहले बहुत ज्यादा आईवीएफ फेल हो रखे हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग या पीजीएस ऑफर करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक पहुंचाया जाता है, उनके ब्लास्टोमियर्स में से बायोप्सी ली जाती है और उनमें एन्यूप्लॉइडी चेक की जाती है कि क्या उनका जो क्रोमोसोमल डिसबैलेंस है उनके एम्ब्रियो में, क्या उसके कारण उन्हें प्रेगनेंसी नहीं मिली। इस तरह से पीजीएस करके यूप्लॉइड एम्ब्रियो हम सेलेक्ट करते हैं और वो यूप्लॉइड एम्ब्रियो अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि उनमें प्रेगनेंसी के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम मैटरनल एज को देखते हुए, स्पर्म की क्वालिटी को देखते हुए, अगर हम एम्ब्रियो की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हम आईवीएफ में किसी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन जिसके बारे में हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियम। क्या जिस टाइम पर हम जिस एंडोमेट्रियम में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या वो ऑप्टिमल एंडोमेट्रियल टाइमिंग है, क्या उसका विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन क्रिएट हो चुका है? क्या ऐसा तो नहीं है कि डिस्क्रिपेंसी इन द विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रही है जिसके कारण वो आईवीएफ में इम्प्लांटेशन उसका नहीं हो पा रहा है? अगर ऐसा है तो ऐसे पेशेंट्स में हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव एरे टेस्ट एडवाइस करते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम जेनेटिक एंड उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है एंडोमेट्रियम का, उनका जो ग्रोथ फैक्टर है या उनके प्रोटीन्स हैं जिसका एक्सप्रेशन हम विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन में मानते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो उस एंडोमेट्रियल की बायोप्सी, ट्रांसक्रिप्शनल बायोप्सी करके हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो सारे रिसेप्टर्स और लिगांड्स ओपन हुए हैं नहीं, जिनका कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जरूरी होते हैं, या हमें अपने एम्ब्रियो ट्रांसफर को पर्सनलाइज करके 24 घंटे पहले या 24 घंटे बाद करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर रिसेप्टर्स जो है वो ओपन हो जाए और एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो का जो रिसेप्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। सो ये एरा भी एक ऐसा टेस्ट है जो हम उन पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं जो अच्छे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट जिनमें नेगेटिव आ रहा है, जिनमें किसी भी तरह का जो है प्रेगनेंसी उन्हें नहीं मिल रही है। इसके बाद पेशेंट का एक और चीज जो है कि माइक्रोबायोटा टेस्ट होता है, जिसे एंडोमेट्रियल माइक्रोबायोटा टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या लैक्टोबैसिलाई डोमिनेंट या नॉन डोमिनेंट एनवायरमेंट है। अगर ऐसा है तो पेशेंट के एंडोमेट्रियम को इंप्रूव करने के लिए या उसके एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इंप्रूव करने के लिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस की जो कंडीशन होती है, जो इन्फ्लेमेशन या सूजन जो एंडोमेट्रियम में होती है, उसे किसी तरह से इंप्रूव किया जाता है। और इस तरह से हम रिकरेंट आईवीएफ फेलियर में उन पेशेंट्स की एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रेगनेंसी डालते हैं, रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, पर वो प्रेगनेंसी वायबल नहीं हो पाती है या उनमें मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम उनका एंडोमेट्रियल प्रोफाइल या एंडोक्राइनल प्रोफाइल हम उन पेशेंट्स का चेक करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी हम देखते हैं कि कहीं ऐसी एंटीबॉडीज उनके शरीर में बन रही हैं जो बच्चे को नहीं ग्रो करने में सक्षम है। तो ऐसे कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट उन पेशेंट्स में हम करवा सकते हैं जहां बार बार आईवीएफ में असफलता मिल रही है। तो इस तरह से आईवीएफ में अगर हम एम्ब्रियो का, एंडोमेट्रियम का कोऑर्डिनेशन करते हैं और सारे वातावरण को, आसपास का जो है इन्फेक्शन के बारे में हम टेक केयर करते हैं, उनकी थायराइड के लेवल के बारे में हम टेक केयर करते हैं, हम इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो हम आईवीएफ के अंदर सक्सेस रेट को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और हम कहना चाहेंगे कि कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमें उसे ये समझाना होता है कि वो पेशेंट ऐसा सोच के ना आए कि वो जैसे ही हमारे पास आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए आएगा उसे पहली बार में आईवीएफ में 100% सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड है कि एक बार की आईवीएफ
साइकिल करने पर हम 40 से 50% की सक्सेस रेट मानते हैं। तो ऐसे केस में हम किसी भी पेशेंट को ऐसा भी बोलते हैं कि हम उनका 3 बार आईवीएफ का ट्रांसफर ऑफर करते हैं, जिससे उनकी जो क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो। और हम ऐसा मानते हैं कि 70 to 75% तक हम उन पेशेंट्स को आईवीएफ में सक्सेस दिला सकते हैं, अगर उनके अंदर कोई बड़ा जेनेटिक फैक्टर या उनका जो कोई और ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इम्प्रूव करने के लिए हो। तो आईवीएफ में अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पीजीएस के कारण, एरा के कारण, या और भी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल अगर हम पेशेंट का देखते हैं, तो ऐसे केस में हम मिनिमम एम्ब्रियो ट्रांसफर करके, पर्सनलाइज एम्ब्रियो एंडोमेट्रियल ऑप्टिमाइजेशन करके पेशेंट में सक्सेस ले सकते हैं। एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि क्या आईवीएफ में सक्सेस के लिए मदर की जो एज है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा हमने बताया कि माँ की जो उम्र है वो सीधे सीधे एग की क्वालिटी और क्वांटिटी को मैटर करती है। तो मदर की एज अगर 35 साल से ज्यादा है या 38 साल या 40 साल तक है, तो हम मानते हैं कि 30 साल की उम्र तक हमें कम से कम 8 अंडे पेशेंट के अच्छे चाहिए होते हैं कि हम एक गुड क्वालिटी का एम्ब्रियो बना सके। अगर पेशेंट की उम्र 35 साल है तो हम ऐसा मानते हैं कि 12 से 15 अंडे हमें उनके अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते हैं। और किसी उम्र की पेशेंट की उम्र 40 साल है तो हमें कम से कम 30 से 35 अंडों की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम जाकर के उनकी जो को गुड प्रेगनेंसी दिला सकते हैं। तो हम पेशेंट को ऐसा ऑफर करते हैं कि अगर वो लंबे टाइम तक इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और वक्त रहते उन्हें आईवीएफ के ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि उम्र के कारण होने वाले जो साइड इफेक्ट है उनको वो कम कर पाए और हम उन्हें प्रेगनेंसी देने में सक्सेस रह पाए। लाइव